नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। पिछली क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस देखे थे। हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे जहां बीच में हमारा डिस्काउंट का पॉइंट आया था और हमने उस डिस्काउंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे। कल हमने डिस्काउंट समझाया था आपको। डिस्काउंट जनरली हमारे पास दो प्रकार का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट से रिलेटेड हमने 3 पॉइंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड हमने 3 पॉइंट क्लियर किए थे। जहां कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो कैश डिस्काउंट शीघ्र भुगतान हेतु दिया जाता है। कहने का मतलब होता है कि आपका नकद बट्टा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन व्यापारिक बट्टा बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। नकद बट्टा केवल नकद व्यवहारों पर दिया जाता है, व्यापारिक बट्टा सभी प्रकार के व्यवहारों पर दिया जाएगा। नकद बट्टे संबंधी कोई लेखा प्रविष्टि नकद बट्टे संबंधी लेखा प्रविष्टि की जाती है, लेकिन व्यापारिक बट्टे संबंधी कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती। ये कुछ पॉइंट हमने कल की क्लास में क्लियर किया था। आज हम थोड़ा सा समझते हैं व्यवहारों की प्रकृति। व्यवहारों की प्रकृति कहने का मतलब ये है हमारे पास में कि जनरली हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के व्यवहार आते हैं। इसको हम ये समझते हैं लेखांकन का आधार। लेखांकन का आधार कि हम जो लेखांकन करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, वही हमारी प्रकृति होती है। तो हमारे पास लेखांकन के आधार दो है। दो आधार होते हैं। एक तो बोलते हैं रोकड़ आधार। पहला है आपका रोकड़ आधार और दूसरा आता है उपार्जन आधार। उपार्जन आधार। रोकड़ आधार का मतलब होता है उसी समय नकद भुगतान करना। नकद भुगतान करना उसी टाइम आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो वो होता है रोकड़ आधार। लेकिन यदि आप उसका भुगतान उस समय न करके कुछ टाइम बाद कर रहे हो, उपार्जन का मतलब होता है कि भुगतान उसी समय नहीं कर न कर कुछ समय बाद किया जाता है, उसे बोलते हैं उपार्जन। आप पेमेंट बाद में करोगे, आज नहीं किया, अभी नहीं किया, बाद में करोगे, उसे कहेंगे उपार्जन। उपार्जन का एक सामान्य शब्द होता है उधार। जनरली उधार के अंदर हम क्या करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम ये पैसा आपको कुछ टाइम बाद कंपलसरी पे कर लेंगे, और ये विश्वास के आधार पर भी हम अकाउंटिंग करते हैं। हम उस वस्तु को बेचा माना जाता है। तो हमारे पास लेखांकन के दो आधार है। यदि आपका पैसा अभी आया है तो भी ठीक है, नहीं आया और अब उस पैसे को देने का यदि आपको किसी ने प्रॉमिस किया है कि आई हैव टू पे दिस अमाउंट आफ्टर सम टाइम, तो भी हम उसके अकाउंटिंग करेंगे कि आपको उस पेमेंट को करने के लिए यदि आपके पास में कुछ टाइम दिया है तो भी हम उसका लेखांकन करेंगे। तो हमारे पास प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति के अंदर हमारे पास दो टाइप के अपने व्यवहार आ गए हैं। व्यवहार के दो अलग अलग टाइप हमने डिसाइड कर लिए हैं। पहला है आपके पास नकद व्यवहार या रोकड़ व्यवहार, और दूसरा आते हैं उधार व्यवहार। एक तो होता है रोकड़ व्यवहार या नकद व्यवहार, एक होता है उधार व्यवहार। अब रोकड़ व्यवहार या नकद व्यवहार संबंधी कुछ पॉइंट आ रहे हैं, कुछ नोट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उन नोट्स पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। नोट, पहला नोट, यदि किसी व्यवहार में नकद शब्द दिया गया हो, यदि किसी व्यवहार में नकद शब्द दिया गया हो तो वह नकद व्यवहार होगा। जैसे मैं इसका एक एक ट्रांजेक्शन साथ में लिख रहा हूं। जैसे आपको लिखा है राम से नकद माल खरीदा,
या आपको लिखा है नकद माल बेचा, केवल ये लिखा है नकद माल बेचा, तो वो कौन सा कैसा ट्रांजैक्शन होगा? नकद। यदि आपके पास किसी भी व्यवहार में नकद शब्द दिया गया है, आपको नकद शब्द दिया गया है, तो वो हमारे लिए नकद व्यवहार होगा। ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन आता है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में, यदि किसी व्यवहार में व्यक्ति का नाम दिया हो तथा नकद शब्द नहीं हो। यदि आपको किसी व्यक्ति का नाम दिया है लेकिन नकद शब्द नहीं है, तो वो उधार व्यवहार होगा। याद रखिएगा, कैसा व्यवहार होगा? उधार। जैसे जैसे आपको लिखा है राम से माल खरीदा, राजू को माल बेचा। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन जहां आपके पास कैश वर्ड नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, जैसे राम आपका कोई व्यक्ति है, राजू आपका व्यक्ति है, और नकद शब्द है ही नहीं आपके पास में, कैश वर्ड दिया ही नहीं है, तो वो हमारे लिए उधार व्यवहार होगा। कैसा ट्रांजैक्शन होगा? उधार। एनी डाउट? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है, या वही लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यदि किसी व्यवहार में ना कोई नहीं दिया हो, कोई नहीं दिया गया हो, कोई नहीं मतलब ना तो नकद है और ना ही नाम है। आपको ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना तो कोई नकद वर्ड लिखा हुआ है, ना कोई नाम लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए नकद व्यवहार होगा। तो आपके लिए कैसा व्यवहार होगा? नकद। जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन समझते हैं कि जैसे माल खरीदा, वेतन चुकाया, फर्नीचर बेचा। इस प्रकार का ट्रांजैक्शन आ रहा है जहां कोई नहीं लिखा हुआ आपके पास, ना तो नकद शब्द है, ना ही उधार है, ना कोई किसी व्यक्ति का नाम है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो हमारे लिए एक प्रकार से नकद व्यवहार होगा। एनी डाउट? तो ये कुछ व्यवहारों की पहचान थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन इसी पे डिपेंड करेगा, आपका डिस्काउंट इसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि डिस्काउंट हमारे पास दो टाइप के हैं। कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन कैश है, कौन सा क्रेडिट है। उधार को इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा उस पर आप डिस्काउंट नहीं देते हैं, कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, इसीलिए। अब हम थोड़ा सा डिस्काउंट की यहाँ लिख देता हूं मैं, बट्टे का लेखांकन। हम डिस्काउंट का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? बट्टे का लेखांकन। आपका डिस्काउंट को लिखा कैसे जाएगा? वैसे तो आपके पास में दो अलग अलग डिस्काउंट है। पहला है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। बट ट्रेड डिस्काउंट तो आपको अकाउंट लिखा नहीं जाता, ट्रेड डिस्काउंट के लिए आपकी कोई एंट्री नहीं करी जाती है, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए एंट्री करनी पड़ती है। कैश डिस्काउंट को आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसे लिखोगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वैसे डिस्काउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज, या हम लिख सकते हैं डिस्काउंट जो होगा वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है एक्सपेंसेज और इनकम। यदि आपका एक्सपेंसेज है तो डेबिट करो, इनकम है तो क्रेडिट करो। अब ये आपके लिए एक्सपेंसेज कब होगा, इनकम कब होगा, आपका डिस्काउंट खर्च कब होगा, तो हम ये समझ लेते हैं डिस्काउंट विल बी एक्सपेंसेज और डिस्काउंट विल बी
इनकम। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होगी जब आपका डिस्काउंट एक्सपेंसेज होगा, और ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब डिस्काउंट आपके लिए इनकम होगी। तो हम ये समझते हैं, जब माल बेचा गया हो या किसी व्यक्ति से भुगतान प्राप्त किया हो। देखिए, यदि आपने अपना माल बेचा है, यदि हम अपना माल बेच रहे हैं, जब हम अपना माल बेचेंगे उस टाइम डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंसेज होगा। हम किसी को माल बेच रहे हैं मतलब डिस्काउंट आपका एक्सपेंसेज है। और यदि आप किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त कर रहे हो, मान लीजिए जैसे हमने लिखा कि राम से 10,000 रुपये प्राप्त किए, 10% बट्टा दिया। अब राम से प्राप्त किया है, पैसा आ रहा है, जब हम किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हैं उस टाइम डिस्काउंट हमारे लिए खर्च होगा। एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम कब होगी। जब माल खरीदा गया हो। यदि आपने माल खरीदा है, हमने परचेज किया है, उस कंडीशन में आपके लिए डिस्काउंट इनकम होगी, क्योंकि आपको कम पैसा देना पड़ेगा। जब हम बेचते हैं उस टाइम डिस्काउंट खर्चा होती है, क्योंकि हमें कम पैसा प्राप्त होता है। खर्चा मतलब लॉस, इसको हम लॉस लिख सकते हैं, इसको हम प्रॉफिट लिख सकते हैं। उस टाइम हमारे लिए लॉस हो रहा था क्योंकि हमको पैसा कम मिलता है, लेकिन जब हम परचेज कर रहे हैं, हमने माल खरीदा है, उस टाइम हमारे लिए डिस्काउंट इनकम होगी, क्योंकि हमने पैसा कम देना होगा। या किसी व्यक्ति को, या आप किसी व्यक्ति को भुगतान किया जा रहा हो, भुगतान किया गया हो, या हमने किसी व्यक्ति को पेमेंट किया है, उस कंडीशन में आपको डिस्काउंट एक प्रकार से इनकम होगा। क्योंकि जब हम पैसा देंगे उस टाइम आपका पैसा कम देना पड़ेगा, मतलब हमें फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है मतलब वो आपके लिए इनकम है, प्रॉफिट है। यदि आपको पैसा रिसीव हो रहा है, आप पैसा प्राप्त कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पास पैसा आ रहा है, और जो पैसा आ रहा है वो कम आएगा, तो वो आपके लिए लॉस हो सकता है। इसी को लेकर हम कुछ एंट्रियां समझते हैं। जैसे हमारे पास कल ये ट्रांजैक्शन हुआ था, 12 जनवरी को हमने ट्रांजैक्शन रोका था, यहीं से हम वापस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली एंट्री हमने अपने लास्ट क्लास में करवा ली थी। हम देखते हैं, रमेश से नकद प्राप्त किया 29,500, बट्टा दिया। देखिए, कल हमने डिस्काउंट को लेकर थोड़ा सा क्लियर किया था कि डिस्काउंट हमारे लिए दो प्रकार का है। जैसे ही आप पेमेंट रिसीव करते हो उस टाइम जो डिस्काउंट होगा वो हमारे लिए कैश डिस्काउंट होगा, और कैश डिस्काउंट की एंट्री करनी होती है। अब यहाँ आपने पैसा प्राप्त किया है, नकद प्राप्त किया, मतलब डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होगा, एक्सपेंसेज होगा। इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? तो पहले तो ये देखते हैं हमारे यहाँ पे खाते कौन कौन से इफेक्टिव हुए थे। एक तो हुआ कैश, एक हो रहा है आपका रमेश, और एक हो रहा है डिस्काउंट। देखो, एक एंट्री में कम से कम दो खाते इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा से ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है। कम से कम दो, मैक्सिमम कितने भी अकाउंट इफेक्टिव हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री देखते हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो हमारे पास 3 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, कैश, रमेश और डिस्काउंट। अब कैश आपके लिए कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। विच नेचर ऑफ कैश, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? फटाफट रिप्लाई करो बेटा, कैसा है ये अकाउंट? कैश कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट, वेरी नाइस। और ये रमेश, रमेश कैसा अकाउंट है? पर्सनल, बहुत बढ़िया। और डिस्काउंट? डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट। अब हमारा रूल्स होता है, कैश इज रियल अकाउंट। कैश कैसा अकाउंट है? रियल है। तो रियल अकाउंट है मतलब आपकी रूल्स है, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उससे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जा रही है उससे क्रेडिट करो। अब रमेश से नकद प्राप्त किया, कैश आ रही है जा रही है? आप बताइए, रमेश से नकद प्राप्त किया, कैश आ रही है जा रही है? कैश आ रही है।
जब हम रमेश से प्राप्त कर रहे हैं तो कैश आएगी, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रही है, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री हो गई जनवरी 12, कैश अकाउंट डेबिट। जब हम पैसा प्राप्त करते हैं उस टाइम डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होगा, खर्चा होगा, लॉस है, इसीलिए हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश रिसीव हो रही है, कैश आ रही है, इसीलिए हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश, टू रमेश। रमेश देने वाला है, रमेश इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ पर्सनल इज रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपका रमेश, रमेश इज गिवर, रमेश देने वाला है, सो रमेश इज क्रेडिटेड। नाउ अवर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। अमाउंट 29,500 इज कैश, 500 इज डिस्काउंट एंड टोटल इज 30,000 इज रमेश। टोटली आपका पैसा आया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए एंट्री आ गई समझ में, कैश आ रही है, डिस्काउंट खर्चा है, रमेश देने वाला है। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे लाइन खींच के इसको बंद करोगे। समझ में आ गया ये कैसे करना है? नेक्स्ट अगला एंट्री देखते हैं। सुधीर से माल खरीदा, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इस पे? सुधीर से माल खरीदा, पहला तो होगा परचेज, एक होगा आपका सुधीर, परचेज और सुधीर। अब परचेज कैसा अकाउंट है आपका? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बहुत बढ़िया, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? परचेज इज अ रियल अकाउंट, सुधीर पर्सनल अकाउंट। रूल्स होता है जो वस्तु व्यापार में आ रही है, डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। मतलब जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करो, जा रही है उसे क्रेडिट करो। तो परचेज माल आ रहा है, परचेज मतलब माल आ रहा है। कितना माल आया है? तो हम देखते हैं 14 जनवरी को 27,000 रुपए का। तो हम एंट्री करेंगे जैन 14 परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। अमाउंट होगा आपका 27,000। एनी डाउट? नरेशन लिखोगे आप बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर। आ गया समझ में? कोई ज्यादा इसमें काम था नहीं, नॉर्मल एंट्री थी आपकी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ढुलाई, माल की ढुलाई दी, ढुलाई यानी कार्टेज, ढुलाई को बोलते हैं कार्टेज। देखो एक तो होता है भाड़ा जिसको कैरिजेज कहते हैं, ढुलाई को बोलते हैं कार्टेज। कार्टेज हमारे लिए खर्चा होता है, लॉस होता है। हम एंट्री करेंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कार्टेज हमारे लिए लॉस है, खर्च है। आया समझ में? एंट्री करेंगे हम कार्टेज अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री हो गई आपका डेट दे रखा है 18 जनवरी। 18 जनवरी को आप एंट्री करोगे जैन 18 कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग कार्टेज पेड, बीइंग कार्टेज पेड। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? देखिए कार्टेज पेड कर दिया,
अमाउंट है आपके पास 1000 रुपये, आपने अमाउंट डाला 1000 रुपये। ये समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अभी तक क्या कोई नया ट्रांजेक्शन आ नहीं रहा है, इसलिए मैं जो पहले से करवा रहे हैं उसी को हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। देखो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मैं इसको यहीं लिख के समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट डाल रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। जब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग या निजी प्रयोग के लिए, या निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए रोकड़ या अन्य वस्तु स्वामी द्वारा, स्वामी द्वारा व्यवसाय से निकाली जाए, ली जाए तो आहरण यानी ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका प्रोप्राइटर यदि पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाला है, चाहे उसने पैसा निकाला हो, वस्तु निकाली है, माल निकाला है, कुछ भी निकाला है, यदि पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला है तो उससे हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग। तो हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे आप देखोगे आपने लिखा है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली है, रोकड़ निकाली है तो हम एंट्री करेंगे, आपका डेट है 20 जनवरी, 5000 रुपये, तो एंट्री करेंगे हम जनवरी 20 जैन, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब क्या निकाला आपने? यहाँ पे कैश निकाली है, रोकड़ निकाली है, तो आप लिखोगे टू कैश, और अमाउंट है आपके पास 5000। नेक्स्ट नरेशन लिखोगे आप इसका, इसका नरेशन लिखोगे, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया है। एनी डाउट? नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजैक्शन देखो बेटा, समझ नहीं आए तो आप मैसेज करो या फिर अपना ऑडियो स्टार्ट करके बता दीजिएगा, जो भी एंट्री समझ नहीं आ रही है तो। आया समझ में? थोड़ा सा देखना, नहीं समझ में आया तो पूछना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली। अब देखो यहाँ पे आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई वस्तु ले रहे हो, सामान ले रहे हो, सामान मतलब माल, सामान को मतलब हम यहाँ पे समझेंगे माल। जब आप माल ले रहे हो, आपका माल लिया जा रहा है, वैसे इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सही से क्लियर कराऊंगा, लेकिन फिलहाल एक बार इसके एंट्री देख के आप समझ लीजिएगा। इसके लिए हम एंट्री करेंगे जनवरी 22, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखेंगे। यहाँ पे माल के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे टू परचेज। देखो पैसा निकाला है टू कैश, यदि कोई दूसरी वस्तु निकाली है तो वर्षे परचेज लिखेंगे, मतलब माल निकाला है मतलब परचेज लिखना है। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 2000 से। हमको यहाँ पे यह कैसा कोई क्लियर नहीं लिखा हुआ कि क्या निकाला है, कुछ वस्तुएं निकाली, वस्तुएं मतलब हम यहाँ पे जनरली परचेज ही समझेंगे, माल ही समझेंगे। हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर। अब यहाँ पे आप घरेलू उपयोग के लिए लिखना चाहो तो डोमेस्टिकल, डोमेस्टिकल यूज या पर्सनल यूज, कुछ भी लिखो, दोनों ही सही है। डोमेस्टिकल यूज लिखो या पर्सनल यूज लिखो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं।
अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे अपना, लास्ट ट्रांजेक्शन है, सुधीर को भुगतान किया 26,700 रुपए, बट्टा दिया 300 रुपए। आप सुधीर को भुगतान कर रहे हो, हम भुगतान कर रहे हैं, तो हमारे पास अकाउंट कौन कौन से इफेक्टिव हुए? एक तो हुआ आपका सुधीर, एक कैश और एक डिस्काउंट, तीनों ही अपने पास अलग अलग अकाउंट है। सुधीर आपका पर्सनल है, कैश रियल है और डिस्काउंट नॉमिनल है। हम एंट्री करेंगे यहाँ पे 25 जनवरी को, Jan 25, सुधीर अकाउंट डेबिट। सुधीर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सुधीर पाने वाला है। सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर पाने वाला है। हमारे यहाँ से कैश जा रही है टू कैश। और एक बात आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था कि जब भी हम पेमेंट करते हैं और डिस्काउंट आता है, हम पेमेंट कर रहे हैं और डिस्काउंट आया है, मतलब हमारे लिए इनकम है, क्योंकि हमें वो पैसा कम देना पड़ा है। इसीलिए हम लिखेंगे टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट। एंट्री बन गई आपके पास, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। एनी डाउट? हमारे पास एंट्री बनी सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब इसका अमाउंट कैसे भरेंगे? तो आपने कैश दिया है 26,700 रुपए, आपने कैश पेमेंट किया है 26,700 रुपए, जिसमें 300 रुपए का आपका डिस्काउंट था और टोटल आ गया आपका 27,000। ये आपका सवाल पूरा होता है। यहाँ आप नरेशन लिखोगे, बीइंग कैश पेड टू सुधीर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे आपको लाइन खींच के ग्रांड टोटल करना है। तो ये लाइनें खींच के आपको यहाँ पे लिखना है ग्रांड टोटल। आ रहा है समझ में? ग्रांड टोटल ये आपका न्यूमेरिकल था, हल्का सा देख लीजिएगा इसको। मैं इसे जूम इन करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देख लीजिए आराम से। वैसे ये सवाल क्या अपना थोड़ा सा बड़ा था, तो और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, एक पेज आपका ये था, एक पेज ये है। हाँ, दो, ये आपका पूरा सवाल है। सवाल आपका ये है। अभी सवाल में आपने ये जो सब कुछ किया, ये सारा रफ वर्क है। कोशिश करते हैं इन सबको हटा देने की। मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्या सवाल समझने में आसानी रहेगी। चलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हाँ, ये आपका सवाल था। अब इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद ये दो प्रश्न आपने इसके सॉल्यूशन में ये काम किया है। यदि कि कोई एंट्री समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर लीजिएगा, हम बता दूंगा मैं उसके बाद में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न जिसके अंदर बहुत अलग अलग ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ही आ गया है बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। देखो पहला ट्रांजेक्शन, हेमा ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। नॉर्मली दो अकाउंट है आपके पास, कैश और कैपिटल, लेकिन सेकंड ट्रांजेक्शन में ही बैंक आ गया है। बैंक से रिलेटेड पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को पर्सनल क्लास में पूरा करें, क्योंकि अभी के आपके पास टाइम कम है। तो फिलहाल हम यही समझ लेते हैं। अभी तक इस क्लास में जो आपको समझाया थोड़ा बहुत उसका रिवाइज कर लो, इस बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको आसानी से लिख सको आप लोग इसको। ठीक है, आज हमने डिस्काउंट को क्लियर किया है। अभी मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चंस भेजूंगा, जिसको आपको सॉल्व करना है और उस एंट्रियों को मुझे वापस भेजना है। ठीक है, फिलहाल हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं कि टाइम कम है। अभी कोई टॉपिक हम स्टार्ट कर भी लेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अपनी अगली क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।